क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेजरी बिल्स मार्केट। एक्चुअली अगर आप समझो तो ट्रेजरी बिल्स कहें या प्रोमिसरी नोट कहें, उसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। गवर्नमेंट कब इशू करता है ट्रेजरी बिल्स? जब गवर्नमेंट के पास में शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल डेफिशिएंसी हो। शॉर्ट टर्म में उसके पास में फाइनेंशियल डेफिशिएंसी हो, मतलब उसके पास में पैसे का कमी हो। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए उसको पैसा चाहिए हो, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ऐसा कि वो आपको ट्रेजरी बिल्स इशू करता है। हम लोग उनके ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं, उसके बदले में हम उन्हें पैसा देते हैं। लेट अस सपोज 90 रुपीज़ का एक ट्रेजरी बिल होता है, तो हम उसे 100 रुपीज़ का एक ट्रेजरी बिल होता है, तो ट्रेजरी बिल्स हमें 90 रुपये में बेचता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम 90 रुपये में उसका ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, और क्योंकि था 100 रुपये का फेस वैल्यू का, पर हम 90 में खरीदते हैं। अब जब बाद में हम उनका ट्रेजरी बिल्स अपना वापस लेता है गवर्नमेंट हमसे, तो क्योंकि हमने 90 रुपये उन्हें पे किया था, तो गवर्नमेंट जब हमारा पैसा हमें वापस करता है तो 90 की जगह 100 रुपये वापस करता है। दैट मीन्स कि 100 ट्रेजरी बिल का वैल्यू था 100, वो उसने हमें बेचा, हमने उससे खरीदा 90 में, और 10 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला के 100 रुपये हमें बाद में रिपे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से होता है उसमें कि फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दे के हम पैसा पे करते हैं, और फेस वैल्यू पे वापस हमें किया जाता है हमारा पैसा। तो उसके कारण जो 100 माइनस 100 फेस वैल्यू था, 90 रुपये हमने दिया, बाद में हमें 100 रुपये वापस मिला। दैट मीन्स कि जो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट किया गया, वो जो अमाउंट है वही रहा मेरा फ़ायदा। ठीक है, वही रहा हमारा इंटरेस्ट एक तरीके का। स्टार्ट करते हैं। द मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स और प्रॉमिसरी नोट इज हेल्ड इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स मार्केट। ट्रेजरी बिल्स मार्केट किसे कहा जाता है? जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स के या प्रॉमिसरी नोट्स के। इनफैक्ट ट्रेजरी बिल इज अ काइंड ऑफ फाइनेंस बिल और प्रॉमिसरी नोट विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे टाइम टू टाइम पे इशू करते रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है टू कवर अप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डेफिशिएंसी। गवर्नमेंट कई बार उसके पैसे की किल्लत को, पैसे की कमी को आपूर्ति करने के लिए, शॉर्ट टर्म के पैसे की कमी को आपूर्ति करने के लिए, टू कवर अप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डेफिशिएंसी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज सच ट्रेजरी बिल्स। फीचर्स क्या है ट्रेजरी बिल्स के? पहला, मोबिलिटी ऑफ ट्रेजरी बिल इज मच मोर देन कमर्शियल बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का मोबिलिटी जो है वो कमर्शियल बिल से ज़्यादा होता है। ट्रेजरी बिल्स का क्या होता है? मोबिलिटी या लिक्विडिटी कहें उसको, वो ट्रेजरी बिल्स का जो लिक्विडिटी कमर्शियल बिल से ज़्यादा होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गारंटर ऑफ दिस बिल। इस बिल का गारंटर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहे या सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। आरबीआई ऑलवेज विलिंग टू परचेज और डिस्काउंट द ट्रेजरी बिल्स। आरबीआई क्या करता है? हमेशा रेडी रहता है परचेज या डिस्काउंट करने के लिए ट्रेजरी बिल्स को। ऑब्वियस सा बात है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करता है ट्रेजरी बिल्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रहता है क्या? देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रिस्क वहाँ पे नहीं रहता है कि पैसा आपका डूबेगा। ट्रेजरी बिल्स इनफैक्ट आर गवर्नमेंट बिल्स, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग बैड डेट। आपका पैसा डूबेगा ऐसा तो कोई चांसेज ही नहीं रहता अगर आप ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट के टी बिल्स में आप पैसा लगाते हो तो। एक्सपेंसेस फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर वेरी लो। ऑब्वियस सा बात है, ट्रेजरी बिल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। इट इज़ एश्योर्ड यील्ड। एश्योर्ड यील्ड का मतलब है ये एश्योर्ड रहता है कि आपका पैसा रिटर्न आएगा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा रहेगा। रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा डूब जाए या नेग्लिजिबल हो, आपके कैपिटल में कोई कमी आए। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000। 25,000 के मिनिमम अमाउंट में ट्रेजरी बिल्स के वो आपके पास में ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो मल्टीपल्स में मिलते हैं 25,000 के। दैट मीन्स कि अगर आपको मिनिमम ट्रेजरी बिल खरीदना है तो मिनिमम आपको 25,000 रुपीज़ का ट्रेजरी बिल खरीदना होगा, या 25,000 रुपीज़ के मल्टीपल्स में। बट इंडियन ट्रेजरी बिल मार्केट इज नॉट येट मच डेवलप्ड। देन अगेन रिजर्व बैंक इज बाउंड टू डिस्काउंट दिस बिल बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियस बात है, बाद में रीडिस्काउंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं ट्रेजरी बिल मार्केट में? आरबीआई was and still is a predominant buyer and holder of treasury bill। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है
वो प्रीडोमिनेंट बायर एंड होल्डर है ट्रेजरी बिल्स का मार्केट में। जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स लेके आता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा परचेज कर लेता है कई बार। रिजर्व बैंक हैड held 75% to 97% of the total outstanding bills. After this, state governments, commercial banks and other institutions are the holders of the treasury bills. पहले तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहला बायर एंड होल्डर होता है ट्रेजरी बिल्स का, जो कि इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं जो ट्रेजरी बिल्स इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको खरीदते हैं, या और कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। इन द अमाउंट ऑफ टोटल इशूज एंड एरियर्स पार्टिसिपेशन ऑफ आरबीआई एंड अदर कमर्शियल बैंक्स वर रैपिडली चेंज इन डिफरेंट ईयर्स। आरबीआई का और कमर्शियल बैंक्स का कितना पार्टिसिपेशन रहेगा, कौन कितना ट्रेजरी बिल्स खरीदेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जा रहा है, ये प्रोपोर्शन बदलते रहता है साल दर साल। मोस्ट ऑफ द ईयर्स व्हेन पार्टिसिपेशन ऑफ आरबीआई ग्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर बैंक्स रिड्यूस्ड। ऑब्वियस सा बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब पार्टिसिपेशन बढ़ते रहा तो बाकी के सारे बैंक का पार्टिसिपेशन घटते रहा। वो लोग कम खरीदने लगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा खरीदने लगा। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज लो इन इंडियन ट्रेजरी बिल मार्केट। इंडियन ट्रेजरी बिल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो है वो कम हैं। अगेन अमंग फ्यू पार्टिसिपेंट्स, कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ज़्यादा रोल है। मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ ट्रेजरी बिल मार्केट, मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है ट्रेजरी बिल मार्केट के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, तीसरा फॉरेन बैंक, चौथा म्यूचुअल फंड, पांचवा प्रोविडेंट फंड, प्राइमरी डीलर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो ट्रेजरी बिल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे बाइंग एंड होल्डिंग करते हैं ट्रेजरी बिल्स का। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, ट्रेजरी बिल्स को अगर आप एक स्नैपशॉट में समझना चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद रहेगा एग्जामिनेशन में। ये होता है टी बिल्स। टी बिल्स दोनों जगह पे इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स को प्राइमरी मार्केट में भी इशू किया जाता है और ट्रेजरी बिल्स को सेकेंडरी मार्केट में भी इशू किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑक्शन मार्केट में सेल होता है, या यूँ कहें कि उसको बाई किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एट डिस्काउंट होता है इशू। और सेकेंडरी मार्केट में इन्हीं ट्रेजरी बिल्स को ऑब्वियसली प्राइमरी डीलर्स लोग इशू करते हैं या बाई एंड होल्डिंग किया जाता है उनके द्वारा। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स का बाई एंड सेल किया जाता है बाकायदा, और यहाँ पे टू वे कोट्स ऑफर किए जाते हैं। ये था ट्रेजरी बिल्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? ये भी कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है? शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए, शॉर्ट टर्म फंड अरेंज करने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं? सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, और उसके बदले में क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म फंड अरेंज करते हैं पब्लिक के हाथों से। इट इज अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड इन बियरर फॉर्म। ये अनसिक्योर्ड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और अनसिक्योर्ड होने का मतलब आप समझते हो। इसके बदले में कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स अपने कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करते हैं, और ये नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेयरर फॉर्म में होता है। बेयरर फॉर्म में मतलब जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का होल्डर रहेगा उसी को पैसा वापस करेगा कमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक बाद में। Scheduled commercial banks and cooperative banks can issue certificate of deposit for a period not less than 3 months and up to a period of not more than 1 year. That means scheduled commercial banks या cooperative banks जो होते हैं वो जो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो कितने पीरियड के लिए होता है? फॉर अ पीरियड ऑफ
नॉट लेस देन 3 months एंड अप टू अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर। तो ऑब्वियस सा बात है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है तो 1 साल से ज़्यादा के लिए तो होगा नहीं, 1 साल से कम के लिए होगा इसका मैच्योरिटी पीरियड, और 3 महीने से ज़्यादा के लिए होगा। दैट मीन्स मोर देन नॉट लेस देन 3 months एंड नॉट मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा और 3 महीना से कम के लिए नहीं इशू करते हैं। इतना ही इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का, जो कि इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा। नेक्स्ट फीचर्स में आते हैं। फॉलोइंग आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कुछ फीचर्स बताए गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला, एन इंडिविजुअल एंड एन इंस्टीट्यूशन कैन सब्सक्राइब दिस इंस्ट्रूमेंट। कौन खरीद सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को? कोई आम इंसान, हमारे जैसा इंडिविजुअल भी खरीद सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा एंड डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा। एंड कोई इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकता है, दैट मीन्स दूसरा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक भी आके खरीद सकता है। सेकंड, इट इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट एट अ डिस्काउंट। ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में रहता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। 15 डेज का लॉक इन पीरियड एग्जिस्ट करता है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। दैट मीन्स लॉक इन पीरियड जो होता है वो 15 पीरियड का रहता है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में। डिपॉजिट्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी मेड इन ₹5 लाख एंड इट्स मल्टीपल्स। जो डिपॉजिट किया जाता है इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा लगाया जाता है वो 5 लाख के मल्टीपल से, मतलब आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स खरीदना है, सब्सक्राइब करना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि इशू किया जा रहा हो किसी कमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, तो मिनिमम अमाउंट आपको कितना लगाना होगा? 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल्स। मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वैल्यू कितना रहता है? मिनिमम 5 लाख। 2 लेना होगा तो 10 लाख, 3 लेना होगा तो 15 लाख। मतलब आपको मिनिमम, अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, जो कि इशू किया जा रहा है किसी भी कमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, तो आपको मिनिमम 5 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। 5 लाख और मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख। नेक्स्ट, द इशूइंग बैंक्स डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रीली। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड करने का जो हक है वो उन्हीं इशूइंग बैंक्स के पास में होता है। मतलब जो कमर्शियल बैंक या जो डेवलपमेंट बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में लेके आ रहा है, लोग उसके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सब्सक्राइब करेंगे, खरीदेंगे, वो बैंक जो लेके आ रहा है, जो इशू कर रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसके हाथ में पूरा का पूरा ये राइट रहता है कि वो डिसाइड करे कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो दे रहा है। दैट मीन्स कि बाद में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा इस फंड के बदले में। ये डिसीजन सोलेली निर्भर करता है, डिपेंड करता है उसी इशूइंग बैंक के ऊपर। नेक्स्ट, देयर इज नो स्कोप ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर। यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर का कोई स्कोप नहीं होता। दैट मीन्स अगर आप 5 लाख रुपया लगा देते हो और एक टाइम बता दिया गया है 8 मंथ्स 9 मंथ जो भी है, तो वो जो टाइम पीरियड है, जो टाइम फ्रेम बताया गया था कितने समय के लिए आपको लगाना है, उससे पहले आप प्री मैच्योर्ड, उससे पहले अगर आप चाहो कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस कर दिया जाए विद इंटरेस्ट, तो प्री मैच्योर्ड नहीं ब्रेक किया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा इन्वेस्टमेंट को, आपको वेट करना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर प्री मैच्योर क्लोजर। अगर 9 मंथ्स के लिए लिया गया आपसे पैसा, तो आपका पैसा आपको 9 मंथ्स के बाद ही वापस किया जाएगा विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट, दिस सिक्योरिटी कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, आप इसको एज अ सिक्योरिटी यूज कर सकते हो लोन रेज करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो का सिंपल सा मतलब होता है रीपरचेज। स्टार्ट करते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। ऑब्वियस सा बात है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मेजर फंक्शन है। टू अचीव दिस फंक्शन एंड टू इवन आउट लिक्विडिटी चेंजेस, the Reserve Bank of India, the Reserve Bank uses repos. The word repo derived from the word repurchase. Repurchase word से derive किया गया है repo word. Repo is a money market instrument where a bank sells securities to another party. यहाँ पे क्या होता है, एक बैंक अपने सिक्योरिटी सेल करता है दूसरे पार्टीज को, एंड thus
obtains funds in the process at a fixed price and agree to repurchase the same at an agreed price। बैंक क्या करता है, अपने सिक्योरिटी सेल करता है दूसरे पार्टीज को और उसके बदले में उनसे पैसा ले लेता है सिक्योरिटी सेल करके, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो रीपरचेज कर लेता है उन्हीं सिक्योरिटीज को जो उसने सेल किया था, उसको वो रीपरचेज कर लेता है एट एन एग्रीड प्राइस। Repos helps maintain an equilibrium between demand and supply of short term funds। शॉर्ट टर्म फंड के जो कमी है उस या शॉर्ट टर्म फंड का जो डिमांड और सप्लाई है उसको मेंटेन करने में, उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में रेपो बहुत हेल्प करता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, वो वेरी करता है फ्रॉम रेपो टू रेपो, दैट मीन्स वो कुछ फिक्स नहीं है मैच्योरिटी पीरियड इसका। द स्टैंडर्ड मैच्योरिटीज आर 1 to 14 days, 1 to 3 weeks एंड 1 to 6 months, मतलब 1 से 14 दिन तक, 1 से लेकर 3 हफ्ते तक और 1 से लेकर 6 महीने तक। ये कुछ नॉर्मल स्टैंडर्ड मैच्योरिटीज़ हैं। मल्टी डे रिपोज आर कॉल्ड फिक्स टर्म और टर्म रिपोज। मल्टी डे रिपोज जो होते हैं वो फिक्स टर्म होते हैं या टर्म रिपोज कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है रिवर्स रिपो। रिवर्स रिपो क्या होता है? रिवर्स रिपो इज एक्जैक्टली द अपोजिट ऑफ रिपो। That means that is a party buys a security from another party with a commitment to sell it back to the later at a specified period and time, at a specified time and price। यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी जो होता है दूसरे पार्टी का सिक्योरिटीज परचेज करता है इस कमिटमेंट के साथ में कि बाद में उसको सेल बैक कर देगा एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड प्राइस। एक पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि इस प्राइस में हम खरीद रहे हैं, इसी प्राइस में हम इसको आपको वापस सेल कर देंगे और इतने समय के बाद में सेल कर देंगे। टाइम एंड प्राइस फिक्स कर लिया जाता है। In other words, while for one party the transaction is repo, for another party it is reverse repo। सिंपल सा बात है, अगर एक के लिए वो रेपो का प्रोसेस है तो दूसरे के लिए वो रिवर्स रेपो का प्रोसेस होता है। A reverse repo is undertaken to earn additional income on idle cash। रिवर्स रेपो क्यों किया जाता है? रिवर्स रेपो का प्रोसेस इसलिए किया जाता है सो दैट कि आइडल कैश के जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर में आपको एडिशनल इनकम अर्न हो सके। डिफरेंसेस क्या हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो के बीच में? पहला, रेपो इज अ रीपरचेज एग्रीमेंट। ये रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। द एग्रीमेंट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच वन पार्टी सेल्स अ सिक्योरिटी, एक पार्टी सिक्योरिटी सेल करता है टू अनदर पार्टी, साइमल्टेनियसली एग्रीइंग टू रीपरचेज इन फ्यूचर एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। इसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेल करता है अपना सिक्योरिटी और साइमल्टेनियसली इसके लिए भी एग्री करता है कि बाद में उसको रीपरचेज कर लेगा, जो वो सेल कर रहा है उसको वो रीपरचेज कर लेगा आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। रिवर्स रिपो जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दूसरा पार्टी सेल करता है, उसमें क्या होता है दूसरा पार्टी परचेज करता है और वो भी एक कमिटमेंट देता है कि फ्यूचर में वो क्या करेगा, इसको सेल बैक कर देगा टू द लेटर एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड प्राइस। तो अगर आपको मैं बताऊं रेपो एंड रिवर्स रेपो को एक एग्जांपल के थ्रू तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक सेकंड। मैं समझाता हूँ आप लोगों को। रेपो एंड रिवर्स रेपो का प्रोसेस अपने आप में एक ही प्रोसेस को जब अपोजिट फॉर्म में कहा जाता है तो रिवर्स रेपो कैसे कहा जाता है। लेट अस सपोज ये एक बैंक है ए, ये एक बैंक है बी, ठीक है। ए क्या कर रहा है,
ए इसको सिक्योरिटी सेल कर रहा है, तो जब ए बी को सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो ए के लिए क्या हो गया, रेपो। क्यों? क्योंकि ए साथ साथ में एक कमिटमेंट क्या दे रहा है कि बाद में इन फ्यूचर वो क्या करेगा, जो सेल कर रहा है उसको क्या करेगा, वापस से परचेज कर लेगा। जो सिक्योरिटी वो बी को सेल कर रहा है उसको वापस से क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो ए के लिए ये प्रोसेस क्या हुआ, वो जो सिक्योरिटी सेल किया उसके लिए प्रोसेस क्या हुआ, रेपो। और जो बंदा बी है, जो ए से परचेज कर रहा है सिक्योरिटीज को, उसके लिए प्रोसेस क्या हुआ, रिवर्स रेपो। और जो बी है वो क्या कमिट करता है, साथ साथ में जो परचेज कर रहा होता है, परचेज करते टाइम वो क्या कमिट करता है, वो भी कमिटमेंट देता है कि फ्यूचर में वो क्या करेगा, अभी वो परचेज कर रहा है, फ्यूचर में वो क्या कर देगा, सेल कर देगा इसी सेम सिक्योरिटी को। तो एक के लिए जब वो रेपो होता है, दूसरे के लिए वो रिवर्स रेपो का प्रोसेस होता है। एक खरीदते, एक सेल करते टाइम क्या कमिट कर रहा है, एक बैंक अपने सिक्योरिटीज को सेल करते टाइम क्या कमिट कर रहा है कि हम बाद में रीपरचेज कर लेंगे, बाद में हम क्या कर लेंगे। और बी जो उसके सिक्योरिटीज वो सेल कर रहा था, ये परचेज कर रहा है, बी जो उसके सिक्योरिटीज को जो परचेज कर रहा है वो क्या कमिट करता है, वो कमिट करता है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इसको वापस से सेल कर देंगे। तो एक के लिए प्रोसेस हो गया रेपो, एक के लिए हो गया प्रोसेस हो गया रिवर्स रेपो। तो यही होता है रेपो एंड रिवर्स रेपो का प्रोसेस। है समझ में? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उसमें, नेक्स्ट बोला गया है इट इनेबल्स कोलेटरलाइज शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग थ्रू सेल और परचेज ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या इनेबल करता है, ये इनेबल करता है कोलेटरलाइज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मतलब रेपो का जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी कहीं से कोई भी अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसा बोरो कर सकता है, पैसा ले सकता है ना। बोला गया ना कोलेटरलाइज शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग थ्रू सेल और परचेज ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। रिवर्स रेपो क्या हो गया, रिवर्स रेपो इज अंडरटेकन टू अर्न एडिशनल इनकम ऑन आइडल कैश। रिवर्स रेपो का जो प्रोसेस है वो अंडरटेक किया जाता है एडिशनल इनकम अर्न करने के लिए आइडल कैश के ऊपर में। रेपो क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, रेपो में क्या होता है, सेलर ऑफ सिक्योरिटीज पेड द इंटरेस्ट। जो अपने सिक्योरिटीज को सेल कर रहा था उसके बदले में पैसा ले रहा था, वो बाद में क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। इन रिवर्स रेपो जो सिक्योरिटीज परचेज किया, बदले में पैसा दिया, बाद में उसे क्या मिलेगा, रिसीव करेगा ना वो इंटरेस्ट। परचेजर ऑफ सिक्योरिटीज रिसीव द इंटरेस्ट। ये हुआ रिवर्स रेपो का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी का इंजेक्शन होता है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स रेपो जो करता है उसके लिए क्या हो जाता है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट ऑन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर अपने आप में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑब्वियसली नेगोशिएबल तो होता ही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का, जो एक अपने आप में एविडेंस होता है कि लायबिलिटी बनता है फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर पेमेंट करने का। जब गुड्स को परचेज किया जाता है क्रेडिट पर, इट इज एन एसेट विथ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एंड लो डिग्री ऑफ रिस्क।
दैट मीन्स जब आप परचेज करते हो गुड्स को क्रेडिट में और आप कहते हो कि फ्यूचर डेट पे हम फ्यूचर फिक्स डेट पे हम पेमेंट करेंगे, तो कमर्शियल बिल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है अपने आप में, और ये एविडेंस का काम करता है, प्रूफ का काम करता है फ्यूचर में कि आपको पेमेंट करना है। इट इज एन एसेट विथ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एंड लो डिग्री ऑफ रिस्क। हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट होता है और रिस्क लो रहता है। द टू मेन टाइप्स ऑफ बिल डिमांड एंड आर यूजेंस बिल। यूजेंस बिल दो तरीके के बिल होते हैं, डिमांड बिल और यूजेस बिल। अ डिमांड बिल इज पेबल एट साइट। जो डिमांड बिल होता है वो कब पे किया जाता है? एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉई, या जब बिल को ड्रॉई के सामने रखा जाएगा। एंड टाइम बिल इज पेबल एट अ स्पेसिफाइड लेटर डेट। टाइम बिल को कब पे किया जाता है? एट अ स्पेसिफाइड लेटर डेट। जिस दिन का डेट फिक्स रहता है उस दिन पे किया जाता है। बिल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज क्लीन बिल्स, डॉक्यूमेंट्री बिल्स, इनलैंड बिल्स, फॉरेन बिल्स, अकोमोडेशन बिल्स एंड सप्लाई बिल्स। इस बिल को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लीन बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल, इनलैंड बिल, बहुत सारे नामों से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। पर्पस क्या होता है कमर्शियल बिल्स का? कमर्शियल बिल्स आर यूज्ड टू फाइनेंस द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। कमर्शियल बिल्स को यूज़ किया जाता है फाइनेंस करने के लिए। किस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स के स्टोरेज में। नेक्स्ट पीरियड, क्या पीरियड रहता है कमर्शियल बिल्स का? अगर यूजेंस हुंडी है 30 to 120 डेज। एक्सपोर्ट अगर एक्सपोर्ट बिल है तो 90 डेज। इंपोर्ट बिल है अगर तो 60 डेज। एंड इंटरनल ट्रेड बिल अगर है तो 90 to 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर आपको जैसे मैंने बताया ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक प्रूफ या एविडेंस का काम करता है कि अगर आप आज आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, आपने पेमेंट नहीं किया तो फ्यूचर में एट अ फ्यूचर फिक्स डेट आपको पेमेंट करना होगा। उसके लिए एक एविडेंस या प्रूफ का काम करता है कमर्शियल पेपर, ये अपने आप में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। इट इज एन एसेट विथ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एंड लो डिग्री ऑफ रिस्क। यहाँ पे लिक्विडिटी हाई रहता है एंड रिस्क क्या होता है? लो रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने बताया जो अभी कुछ देर पहले, इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा शॉर्ट टर्म में फंड्स की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है नॉट लेस देन 3 months and up to a period of not more than 1 year। एलिजिबल इशूअर्स में क्या बताया गया? कमर्शियल पेपर का एलिजिबल इशूअर कौन होता है? कॉर्पोरेट। मतलब कमर्शियल पेपर से इशू कौन करता है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो इशू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इशू करते हैं। एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स कौन इशू करता है? तो पहले ही बता दिया गया था यहाँ पे, ये कौन इशू करता है? इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स, है ना? बताया गया ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स। दैट मीन्स कि कुछ सिलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इशू कर सकती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। रीजनल रूरल बैंक्स नहीं इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए आपको क्रेडिट रेटिंग चाहिए होता है क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितना होना चाहिए? A2 पर कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए आपको मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितना होना चाहिए? A2 कमर्शियल पेपर के लिए। पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए नो सच रिक्वायरमेंट।
ठीक है। कॉमर्शियल पेपर्स के केस में मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है? मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 डेज एंड मैक्सिमम कितना होता है? 1 ईयर। कमर्शियल पेपर्स। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स में क्या होता है? नॉट लेस देन 7 डेज एंड नॉट मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट, कॉमर्शियल पेपर्स को इशू कैसे किया जाता है? कितने के मल्टीपल्स में मिनिमम कॉमर्शियल पेपर्स को इशू किया जाता है? इन मल्टीपल्स ऑफ ₹5 लाख। मतलब अगर आपको कमर्शियल पेपर्स में पैसा लगाना तो आपको 5 लाख या 5 लाख से मल्टीपल्स में लगाना होगा। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स के केस में क्या है? नॉट लेस देन 1 लाख। कमर्शियल पेपर्स इशू कौन करता है? इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग कौन होते हैं? कमर्शियल पेपर्स में पैसा कौन कौन लगाता है? इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, unincorporated bodies, non-resident Indians, NRIs and foreign institutional investors। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स में कौन कौन पैसा लगाता है? इन्वेस्टर्स कौन होते हैं जो लगाते हैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स में पैसा? इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट फंड्स, NRIs, ये लोग पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस एंड रोल ऑफ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। आपको डिस्कस करना है क्या रोल है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एक स्पेशलाइज्ड मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन है जो कि कब सेटअप किया गया था? अप्रैल 1988 में। क्यों सेटअप किया गया था? इट वॉज सेटअप विद द गिवन स्पेसिफिक टास्क ऑफ वाइडनिंग एंड डीपेनिंग द मनी मार्केट। मनी मार्केट का एक्सटेंट बढ़े, मनी मार्केट का विड्थ बढ़े, मनी मार्केट की गहराई बढ़े, मनी मार्केट का डेवलपमेंट हो, इस टास्क के साथ बनाया गया था डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। एंड इट वॉज सेटअप under the recommendations of Bagal Committee. The DFHI was set up jointly by the RBI, public sector banks and financial institutions. इन लोगों के द्वारा jointly सेटअप किया गया था so that कि मनी मार्केट और वाइड हो सके, डेवलप किया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी मेंटेन रहे, इसके लिए। टू प्रोवाइड सेफ एंड रिस्क फ्री शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अवेलेबल टू इंस्टीट्यूशंस, रिस्क फ्री और सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे उनका पैसा डूबे भी नहीं, रिस्क फ्री भी रहे और शॉर्ट टर्म के लिए रहे, ऐसा अपॉर्चुनिटी और अधिक से अधिक दे मनी मार्केट इन्वेस्टर्स को। तीसरा, to facilitate money market transactions of small and medium sized institutions that are not regular participants in the market। स्मॉल और मीडियम साइज इंस्टीट्यूशंस के लिए भी था कि वो पार्टिसिपेट कर सकें मनी मार्केट में। और एक मोटिव था टू इंटीग्रेट द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट के जो वेरियस सेगमेंट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो सकें, जुड़ सकें, एंड टू डेवलप अ सेकेंडरी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डेवलप अ सेकेंडरी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक सेकेंडरी मार्केट डेवलप किया जा सके, इसके लिए भी बनाया गया था DFHI। DFHI के कुछ और फंक्शंस, रोल क्या हैं? पहला, टू डिस्काउंट, रीडिस्काउंट, परचेज एंड सेल ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स। मतलब सिंपल सा बात है, डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग के लिए भी। सेकंड रोल क्या है?
प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ लेंडर, बोरोवर और ब्रोकर्स इन द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट में लेंडर, बोरोवर और ब्रोकर के हैसियत से बहुत अच्छा रोल प्ले करता है DFHI। वहाँ पे लेंडर का भी काम करता है, बोरोवर का और ब्रोकर का भी काम करता है। To promote and support company frauds, trust and other organizations for the development of short term money market। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का डेवलपमेंट हो सके, प्रमोट किया जा सके, उसके लिए। फोर्थ रोल क्या है DFHI का? ये एडवाइस करता है इसको, गवर्नमेंट बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, किससे रिलेटेड? इन्वॉल्विंग स्कीम्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट, सो दैट मनी मार्केट का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, to undertake buyback arrangements in trade bills and treasury bills as well as securities of local authorities, public sector institutions, government, commercial, non commercial houses। मतलब कि बाई बैक के अरेंजमेंट्स ट्रेड बिल्स के लिए या ट्रेजरी बिल्स के लिए किया जा सके, इसके लिए भी DFHI रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल मनी मार्केट? कॉल मनी मार्केट क्या है? कॉल मनी मार्केट सिंपल सा नेशनल मनी मार्केट है, जहाँ पे डे टू डे बेसिस पर जो सरप्लस फंड्स हैं वो बैंक्स के द्वारा ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पे जो लोन्स दिए जाते हैं कॉल मनी मार्केट में वो शॉर्ट टर्म में होते हैं और उनका मैच्योरिटी पीरियड जनरली 1 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए होता है। स्टार्ट करते हैं। कॉल मनी मार्केट्स में बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मनी मार्केट। मनी मार्केट का एक पार्ट है वेयर डे टू डे सरप्लस फंड्स, जहाँ पे डेली बेसिस पर सरप्लस फंड्स मोस्टली बाय बैंक्स आर ट्रेडेड। लोन्स मेड इन कॉल मनी मार्केट आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। कॉल मनी मार्केट में जो लोन्स अवेलेबल होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सच लोन वेरीज बिटवीन 1 डे एंड अ फोर्टनाइट। 1 से लेकर 14 दिन तक के लिए अवेलेबल होता है लोन यहाँ पे। दैट मीन्स लोन का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 1 से लेकर 14 दिन तक के लिए, अगर आप कॉल मनी मार्केट से लोन लेते हो तो। लोन्स आर रीपेबल ऑन अ डिमांड एट the option of the lender or at the option of the borrower. The common feature is that they deal in very short term loans having high degree of liquidity। कॉल मनी मार्केट में जो लोन दिया जाता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, तो ऑब्वियस बात है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। फीचर्स क्या है कॉल मनी मार्केट का? नेचर ऑफ लोन, कॉल मनी मार्केट में जो लोन होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो तो मैंने कहा ही 1 से लेकर 14 दिन तक के लिए या 15 दिन तक के लिए। टाइम ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन, जनरली द लोन इज टू बी रिपेड विद इन 15 डेज, सो टाइम ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन इज वेरी शॉर्ट। यहाँ पे बहुत कम समय के लिए आपको लोन दिया जाता है, 15 दिन के अंदर आपको लोन का पेमेंट करना रहता है। सेफ्टी, लोन ऑफ कॉल मनी मार्केट इज रीपेबल ऑन डिमांड। यहाँ पे जो लोन होता है वो रीपेबल होता है ऑन डिमांड। The kind of loan is very safe. Discount houses are also participants of call money market and they can repay the loan on request. That means यहाँ पे safe रहता है यहाँ से लोन लेना। Next, conversion of liquid cash. Conversion into liquid cash. The loan is repayable on demand and at the option of either the lender or the borrower. लोन कभी पे किया जाता है बोरोवर या उसके कहने पर। सो सच लोन कैन बी इजीली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। चाहे बोरोवर चाहे या लेंडर चाहे किसी के भी रिक्वेस्ट पर लोन यहाँ पे किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉल मनी मार्केट का? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉल मनी मार्केट इज टू मीट अप टेम्पोररी कैश डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल बैंक्स। बैंक्स के पास में जो शॉर्ट टर्म के लिए जो डेफिशिएंसी अराइज होता है कई बार,
उसे फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। डेली सरप्लस फंड्स आर ट्रांजेक्टेड इन दिस मार्केट। एज अ रिजल्ट, सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड इन मनी मार्केट इंक्रीज। डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म फंड्स मनी मार्केट में बढ़ जाता है फ्लो। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। कॉल मनी मार्केट मेक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है कॉल मनी मार्केट, और कॉल मनी मार्केट ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट करता है। कुछ ड्रॉबैक्स है कॉल मनी मार्केट के। क्या ड्रॉबैक्स है? पहला, differences. Due to differences, money markets of different countries of the world, differences of call money market are found. कॉल मनी मार्केट में बहुत अंतर है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। ये कैसे ऑपरेट होता है, ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। नॉन स्टैंडर्डाइज ट्रांजेक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस in call market are different, so there are no standard practices in conducting transactions in call market of the world. कॉल मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड क्लॉजेज नहीं है कि इस हिसाब से कॉल मनी मार्केट को ऑपरेट करना चाहिए। तो इसलिए अलग अलग ढंग से पूरी दुनिया में कॉल मनी मार्केट ऑपरेट होता है, अलग अलग कंट्रीज में। नेक्स्ट, कॉल लोन्स आर अवेलेबल टू बैंक्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कॉल मनी मार्केट। अब ये सब बात है, बैंक के लिए ही अवेलेबल होता है कॉल मनी मार्केट का लोन फंड। अंडर डेवलप्ड मार्केट। कॉल मनी मार्केट इन इंडिया इज नॉट डेवलप्ड बिकॉज बिल मार्केट इन इंडिया इज अंडर डेवलप्ड। क्योंकि इंडिया में बिल मार्केट ही अंडर डेवलप्ड है, इससे कॉल मनी मार्केट भी नॉट डेवलप्ड है। कमर्शियल बैंक्स जनरली गेट एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट डिस्काउंटिंग फ्रॉम आरबीआई। जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको डायरेक्टली डिस्काउंट करने का फ़ायदा मिलता है आरबीआई से, इसलिए वो कम इंटरेस्ट लेते हैं कॉल मनी मार्केट में। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। RBI has prohibited banks paying brokerage on operations in the call money market as it is stop payment of brokerage on deposits. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रोका गया है, प्रोविजन लगाया गया है कॉल मनी मार्केट में ब्रोकरेज पे करने के ऊपर। दैट मीन्स कि आप ब्रोकरेज नहीं पे करोगे। लिमिटेड मार्केट। कॉल मनी मार्केट इन इंडिया हैज़ नॉट बिकम सो पॉपुलर लाइक यूएसए। यूएसए में कॉल मनी मार्केट बहुत फेमस है, इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बैंक्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं इसमें। और इंडिया में मोस्टली कॉल मनी मार्केट से लोन लिया जाता है मार्च के टाइम, जब फाइनेंशियल ईयर एंड रहता है। मैनी बैंक्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट ऑपरेशंस। कॉल लोन्स आर टेकन मोस्टली इन द मंथ ऑफ मार्च बिकॉज in the month of March, deposit is withdrawn for payment of tax and funds are withdrawn by financial institutions to meet their statutory obligations. पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है इंडिया के कॉल मनी मार्केट में? Participating institutions in call money market are scheduled commercial banks, non-scheduled commercial banks, foreign banks and cooperative banks। मतलब ये कुछ बैंक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के कॉल मनी मार्केट में। कौन कौन? कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टू पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन ऑफ लोन इन कॉल मनी मार्केट। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांजेक्शन्स में कॉल मनी मार्केट के साथ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया? Till 1970, State Bank of India group kept themselves away from the call market. Then State Bank of India, that means State Bank of India 1970 तक कॉल मनी मार्केट से दूर रहा। उसके बाद से धीरे धीरे करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करने लगा। Being
अ लार्जेस्ट बैंक एंड हैविंग फॉर्मेडेबल कैश पोजीशन, क्योंकि कैश पोजीशन बहुत अच्छा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इसीलिए पार्टिसिपेशन ऑफ द SBI मेड दिस मार्केट मोर एक्टिव। इसीलिए जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगा उसके बाद से कॉल मनी मार्केट बहुत एक्टिव हो गया। इन कॉल मनी मार्केट द SBI ग्रुप इज़ अ मेजर लेंडर बट अ स्मॉल बोरोवर। मतलब कॉल मनी मार्केट में बैंक्स बहुत सारे आते हैं और मैक्सिमम बैंक्स लेने आते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल मनी मार्केट में जाके सबसे बड़ा लेंडर का काम करता है, बोरो बहुत कम करता है पैसा वहाँ से। अकॉर्डिंग टू रिसेंट पॉलिसी ऑफ RBI, LIC, UTI, GIC, GDBI एंड NABARD वर अलाउड टू ज्वाइन कॉल मनी मार्केट एज लेंडर बट नॉट एज बोरोवर्स। बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, UTI, NABARD, IDBI इन लोगों को अलाउ किया गया था कि वो कॉल मनी मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ लेंडर। मतलब कॉल मनी मार्केट को ज्वाइन करके वहाँ पे चाहे तो लेंडर का काम कर सकते हैं, लोन देने का काम कर सकते हैं, बट नॉट एज अ बोरोवर, बट ले नहीं सकते। बिसाइड्स इन अप्रैल 1991 RBI अनाउंस्ड दैट दीज इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड इन कॉल मनी मार्केट एज लेंडर। दे विल हैव टू प्रूव बिफोर RBI दैट दे हैव इनफ लेंडेबल रिसोर्सेज नॉट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग टू एनी अदर बैंक। 1991 में RBI ने अनाउंस किया कि LIC को, LIC को, UTI को, GIC को, GDBI को, NABARD को अलाउ किया जाता है कि वो कॉल मनी मार्केट में लेंडर के हैसियत से काम करें, वहाँ पे लोन जाके दें लोगों को, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करें। और इसके लिए उन्हें प्रूव करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने कि उनके पास में लेंडेबल फंड अवेलेबल है इनफ। इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड इन कॉल मनी मार्केट एज लेंडर एंड दे विल हैव टू प्रूव बिफोर RBI दैट दे हैव enough lendable resources उनके पास में है and not outstanding borrowing to any other बैंक। उनका कहीं पे borrowing outstanding नहीं है दूसरे बैंक के साथ में, उसके बाद ही वो कॉल मनी मार्केट में ऑपरेट कर पाएंगे एज लेंडर। दे विल बी एबल टू ज्वाइन कॉल मनी मार्केट, वो कॉल मनी मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ RBI के परमिशन के बाद ही। इन 1996-97 1996-97 में क्या हुआ, RBI ने अलाउ किया 4 प्राइमरी डीलर्स को कि वो मार्केट को ज्वाइन कर सकें लेंडर और बोरोवर। नाउ 7 म्यूचुअल फंड्स हैव बीन अलाउड एज लेंडर्स। आज के डेट में कॉल मनी मार्केट में 7 म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज हैं जो लेंडर का काम करती हैं, जो वहाँ पे लोन देती हैं लोगों को। So it has been observed that participation towards supply in call money market is now restricted। ये इससे समझ में आता है कॉल मनी मार्केट में एज अ सप्लायर सर्विस रेस्ट्रिक्टेड है बहुत लोगों के लिए। कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं बोरोवर्स और लेंडर्स कॉल मनी मार्केट में? बोरोवर्स एंड लेंडर्स इन अ कॉल मनी मार्केट कॉन्टैक्ट ईच अदर ओवर टेलीफोन, टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं, फैक्स और मेल, इसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ बेसिकली ऑन ओवर द टेलीफोन मार्केट। आफ्टर नेगोशिएशंस ओवर द फोन, बोरोवर्स एंड लेंडर्स, नेगोशिएशन जब हो जाता है फ़ोन के ऊपर में तो लेंडर्स और बोरोवर्स क्या करते हैं, एक डील पर पहुंचते हैं, कॉमन डील पर, कॉमन डील के प्राइस पर कि हाँ इतने में हम देंगे, इतने में आप लोगे। लेंडर्स अराइव एट अ डील स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ लोन एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेंडर्स बताते हैं कि कितना लोन वो देंगे और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रिसेंट चेंजेस इन द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, इंकरेजिंग द एंट्री ऑफ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडियन मनी मार्केट में प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंट्री दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन more emphasis on the establishment of financial institutions under private ownership. It has also opened up the insurance sector for the private insurers and allowed foreign direct investment and the insurance sector up to 26%. That means the government of India ने allow कर दिया है financial institutions को, private companies को कि वो आएँ और इंडियन मनी मार्केट में ऑपरेट करें, और यहाँ तक कि इंश्योरेंस सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया है कि वो इंडियन मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करें।
नेक्स्ट, restructuring the development financial institutions. Development financial institutions have been given more powers and liberty in several matters, such as providing long-term credit without government guarantee, operational flexibility, etc. मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं उनको और अधिक पावर दिया गया है पिछले कई सालों में, और अधिक लाइबिलिटी या इंडिपेंडेंस दिया गया है कि वो और लोन दे सकें, लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी दे सकें बिना गवर्नमेंट के गारंटी के। नेक्स्ट, और क्या चेंजेस आए हमारे इंडियन मनी मार्केट में? ग्रेटर ऑटोनॉमी टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा दिया गया तो अपने ढंग से काम कर सकें। चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड was introduced in the system. It has been playing an important role towards the development of money market. और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का बहुत रोल रहा है हमारे मनी मार्केट के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो। जो मैंने समझाया आपको रेपो रिवर्स रेपो का प्रोसेस। In order to enhance liquidity in the system, a new instrument, repo or repurchase agreement, was introduced by the RBI since 2000 as part of the liquidity adjustment facility. 2000 के बाद से ही रेपो का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया हमारे मनी मार्केट ऑपरेशंस में। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। 2004 में ये स्कीम लाया गया। इस स्कीम के अंदर में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इज परमिटेड टू इशू शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स। इस स्कीम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये परमिशन दिया गया कि वो इशू कर सकता है शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और ट्रेजरी बिल्स को, सो दैट कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो सके सिस्टम में, फॉर इम्प्रूविंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन द सिस्टम एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सो दैट लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो सके और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग। Technological upgrading. Upgraded technologies have been introduced in the money market to make facilitate quick transactions. अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया मनी मार्केट में, सो दैट कि ट्रांजेक्शन्स को क्विक लेवल पर किया जा सके। तो ये था पूरा का पूरा हमारा कवरेज चैप्टर 2 मनी मार्केट को लेके। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।